नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शरद पवार की और शरद पवार की इसलिए क्योंकि अभी 4 दिन पहले वो पुणे के कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, कांग्रेस ऑफिस और अवसर था कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि जो शरद पवार 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत करके पार्टी छोड़ कर के जनता पार्टी के सहयोग से एक बार मुख्यमंत्री बने हों और दूसरी बार इंदिरा गांधी की बहू यानी सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करते हुए 1999 में कांग्रेस से बाहर आए हों और पीए संगमा, तारिक अनवर जैसों के साथ मिलकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई हो, वो शरद पवार अगर कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर पुणे स्थित कांग्रेस भवन पहुंचते हैं और वहां एक भाषण देते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाया जाना संभव नहीं है और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि शरद पवार ने कांग्रेस ऑफिस पहुंच करके इस तरह का संबोधन क्यों किया है। आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं जो उनको फिर से कांग्रेस ऑफिस जाने के लिए मजबूर कर गई, या उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो कांग्रेस ऑफिस गए और वहां जाकर के उन्होंने कांग्रेस की प्रशस्ति करनी शुरू कर दी। वैसे तो हम और आप जानते हैं, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले थे, तब बड़ी तेज चर्चाएं थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों उनकी अगवानी करने वाले हैं। अब वो ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही नहीं गए। उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को भेज दिया, जो 15-20 मिनट उनके साथ चले होंगे सड़क पर। इसी तरीके से शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को और कुछ दूसरे नेताओं को, जयंत पाटिल वगैरह को भेज दिया। वो भी थोड़ी देर राहुल गांधी के साथ चले, पर उसके बाद ये तेज चर्चाएं सुनने को मिली कि भाई शरद पवार राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की अगवानी करने नहीं गए। राहुल गांधी की अगवानी करने का मतलब ये होता कि वो राहुल गांधी को अपने से बड़ा नेता मान रहे हैं। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी नहीं गए। ये सब अपनी जगह, लेकिन 82 साल के शरद पवार, जिन्होंने 1999 में फिर से कांग्रेस छोड़ दी थी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाते हुए, वो अगर अब कांग्रेस की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है और उसका जो योगदान है भारतीय राजनीति में, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं है, तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या 2024 पर उनकी नजर है? क्या उनको लगता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी, जैसी एचडी देवगौड़ा के समय बनी थी या आई के गुजराल के समय बनी थी, तो उनकी लॉटरी लग सकती है, यानी वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर किसी ऐसे चेहरे जैसे शरद पवार है, ममता बनर्जी है, जो के चंद्रशेखर राव, जिनकी जमीन तेलंगाना में ही उनके पैरों से नीचे खिसक रही है, वो भी सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, तो उनकी तरह या नीतीश कुमार की तरह इनको भी सपने देखने से तो कोई रोक नहीं सकता है।
लेकिन इनको लगता है कि ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि बिल्ली के भागो छीका टूट जाए। तो ऐसे में इतिहास ये कहता है, भारतीय राजनीति का और केंद्र की राजनीति का, कि बिना कांग्रेस के सहयोग के, बिना कांग्रेस के समर्थन के कोई इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। इसलिए वो नेता तो हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और ये भी हम जानते हैं कि 1999 में जब वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब वो मुख्यमंत्री भी बने थे कांग्रेस के सहयोग से ही। जिस कांग्रेस को छोड़ कर के गए थे, उसी कांग्रेस के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद। जब दोनों को आधा-अधूरा जनादेश मिला था, दोनों फिर से मिल गए थे और ये बार-बार हुआ है। चाहे अशोक चौहान बाद में मुख्यमंत्री बने हों, पृथ्वीराज चौहान बने हों, शिंदे साहब बने हों, तब शरद पवार की पार्टी ने सहयोग दिया, बल्कि सरकार में इनकी पार्टी शामिल हुई, ये भी साझीदार बने और दोनों ने मिलकर के सरकारें बनाई हैं। तो मैं ये देख रहा था कि पुणे के कांग्रेस ऑफिस ये गए, और ऐसे में गए जबकि जो इस समय वहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनकी और शरद पवार की आपस में मिलती भी राय नहीं मिलती है। दोनों में तीखे मतभेद हैं, दोनों एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। नाना पटोले तो काफ़ी तीखे अंदाज में शरद पवार की लीडरशिप और इनके बयानों, इनके तौर तरीकों को लेकर के असहमति दर्ज कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर ये पुणे कार्यालय में पहुँचते हैं, भाषण देते हैं, भूरी-भूरी तारीफ़ करते हैं कांग्रेस पार्टी की, उसके योगदान की, उसकी विचारधारा की, तो ये सब क्या है? क्या आगे की तरफ देख रहे हैं, कोई संभावना तलाश कर रहे हैं? और इन्होंने क्या कहा वहाँ पर? इन्होंने कहा कि साहब ये जगह, यानी जहाँ वो भाषण दे रहे हैं, पुणे का जो कांग्रेस भवन है, कि कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है ये दफ्तर, ये जगह। कांग्रेस के लगभग सभी दिग्गज, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन सब ने यहाँ का दौरा किया हुआ है। और आपको बताते चलें, जैसे एक लंबे समय तक हरियाणा में जो रोहतक है, वहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदेश कार्यालय हुआ करते थे। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय था, मुख्यालय था, वो पुणे में था। तो इसीलिए शरद पवार ने कहा कि यहाँ पर चाहे गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हो, वो सब आए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएँगे, लेकिन भारत कांग्रेस मुक्त बनाना संभव नहीं है। वास्तव में अगर हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा। कोई भी कांग्रेस की विचारधारा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम कांग्रेस के योगदान और इतिहास को नहीं भुला सकते। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने 1978 में, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की सर्वे सर्वा थी और जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, पहले मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने और उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हीं दिनों में कांग्रेस से बगावत की थी और कांग्रेस से बगावत करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। दूसरी बार इन्होंने 21 साल बाद 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की। और दिलचस्प बात देखिए कि ये कांग्रेस के हमेशा दुलारे बने रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये कृषि मंत्री भी रहे, ये रक्षा मंत्री भी रहे, और सोनिया गांधी के साथ ये महाराष्ट्र में जितनी भी सभाएं होती थी, रैलियां होती थी, कार्यक्रम होते थे, उनमें भी दिखाई देते थे।
गुफ्तगू भी इनके बीच चलती रहती थी, ये भी कैमरों में कैद हुई है। तो इससे बड़ी दिलचस्प बात और क्या होगी कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर के मुद्दा बना करके कांग्रेस तोड़ी उन्होंने महाराष्ट्र में, अलग पार्टी बना ली और फिर कांग्रेस के साथ ही गलबैयां भी डाल करके झूला झूलते रहे, साथ में सरकारें बनाते रहे, साथ में चुनाव लड़ते रहे। वो अपनी पार्टी के नेता सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना ये है कि शरद पवार के दिमाग में प्रधानमंत्री पद घुसा हुआ है। भले ही प्रफुल्ल पटेल ने पिछले दिनों ये बयान दिया हो कि शरद पवार जो है वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, और ये उन्होंने इसलिए कहा कि 82 साल की उम्र हो गई है, उतना सक्रिय भी नहीं है। लेकिन 90 के दशक से ही शरद पवार के दिमाग में तो यही घुसा हुआ है। और जब लिट्टे के आतंकवादियों ने श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, उस समय 3 चेहरों को माना जा रहा था प्रधानमंत्री पद की दौड़ में। एक एनडी तिवारी को, एक शरद पवार को और एक पीवी नरसिम्हा राव को। उस समय पीवी नरसिम्हा राव तो खैर चुनाव भी नहीं लड़े थे, वो अनिच्छुक थे। उनको तो बुलाया गया, बुला करके बनाया गया, कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया, प्रधानमंत्री भी बनाया गया। पर कहीं न कहीं शरद पवार के दिमाग में वो चीज़ अटकी हुई है। ये अलग बात है कि ये आज तक पूरे महाराष्ट्र के नेता कभी बन नहीं पाए। कम से कम कांग्रेस से अलग होकर के तो नहीं बन पाए। कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में बहुमत की सरकारें भी बनी हैं और उस समय चूँकि कांग्रेस का बड़ा बैनर था, तो इसलिए ये उस बैनर पर मुख्यमंत्री बन जाते थे, बाकी का सहयोग लेते थे। लेकिन जब से ये एनसीपी के नेता बने हैं, तो एनसीपी तो पूरे महाराष्ट्र की पार्टी कभी बनी ही नहीं। जिस तरीके से शिवसेना कभी नहीं बनी, ऐसे ही एनसीपी भी नहीं बनी। तो जो जानकार हैं उनका कहना है कि साहब चूँकि भारतीय जनता पार्टी भी अब सिमट रही है। सिमट कैसे रही है? कि जी अभी हिमाचल उसके हाथ से निकल गया। इसके अलावा ये कहते हैं जो जानकार हैं और जो कांग्रेस और वामपंथी दलों की पुंगी बजाते रहते हैं, मतलब उनके समर्थन में, पुंगी बजाने का मतलब ये नहीं कि उनकी आलोचना करते हैं, बल्कि उनके समर्थन में झंडा बुलंद करते रहते हैं। उसको पुंगी नाम देना भी ठीक नहीं है। उनका कहना है कि साहब हरियाणा में, नागालैंड में, पुडुचेरी में, मेघालय में, इनमें तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकारें हैं। इसी तरीके से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में उसने जोड़-तोड़ की सरकार बनाई है। और उनका कहना है कि महाराष्ट्र में भी एक तरीके से उन्होंने एमवीए से सरकार छीनी हुई है। और कुल मिलाकर के जो बीजेपी और गठबंधन दलों की सरकार 20 राज्यों तक पहुंच गई थी, 21 राज्यों तक पहुंच गई थी, अब वो 15 राज्यों तक सिमट गई है। तो ऐसे में इनका कहना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को फिर से वैसा ही जनादेश मिलेगा जैसा 2014 और 2019 में मिला है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में अगर शरद पवार सपने देख रहे हैं और कांग्रेस के पुणे मुख्यालय जाकर के कांग्रेस का प्रशस्ति गान कर रहे हैं, तब समझ में आता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी शरद पवार की राजनीति को भी, उनके तौर तरीकों को भी पसंद नहीं करते हैं और ऐसा कई बार चीज़ें सामने आ चुकी हैं। उन पर फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
या फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो नहीं किया है, तो आप फ़ॉलो ज़रूर करें और चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको फॉरवर्ड भी करें। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।